विषय तो ख़तरनाक ही चल रहा है और उस विषय में इज़राइल के अंदर अरेबियंस ने जो देश के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रखा है, यानी कि इज़राइल के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रखा है, जिसको अरब जगत फ़िलिस्तीन कहता है, फ़िलिस्तीनियन कहता है या अरब फ़िलिस्तीनियन कहता है। फ़िलिस्तीन मैंने कई बार लेक्चर दिया है कि फ़िलिस्तीन इज़राइल का इंदर अंदर का हिस्सा है, जिसको ऑटोनमस क्षेत्र 1990 में घोषित कर दिया था वर्ल्ड के प्रेशर में इज़राइल ने। खैर, वॉर चल ही रहा है। यासिर वो नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है, वर्ल्ड प्रेशर लगातार है। यूएनओ की बैठक हुई कल और दूसरी ओआईसी की बैठक हुई। यूएनओ की बैठक हम सब समझ सकते हैं कि यूएनओ की बैठक हुई तो भारत का भी उसमें स्टेटमेंट आया और भारत ने इज़राइल के लिए एक सकारात्मक स्टेटमेंट दिया। जैसा उसको देना चाहिए था वैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी बचते हुए सकारात्मक स्टेटमेंट दिया और हमास के खिलाफ बोला। ओआईसी में ये उम्मीद थी कि 57 देश एक सुर में इकट्ठा होंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बैठक बुलाई थी और ये उम्मीद जता रहा था मुस्लिम जगत संसार का कि सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में सारे मुस्लिम जगत के कंट्री इकट्ठे होंगे और इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे और यहूदियों को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देंगे। ओआईसी में बड़े चौंकाने वाले किस्से सामने आए और उसके बाद या उसके लगभग जो रिएक्शन कुछ कंट्रियों का आया, यूएई जैसे कंट्रियों का जो रिएक्शन आया, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक अद्वितीय डिसीज़न है। और ओआईसी की बैठक मैं अगर कहूँ इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में तो उन्होंने सबने आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, जैसा जनरली सारे कंट्री संसार के कहते हैं कि भाई युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए और सीज़ फायर होना चाहिए, सीज़ फायर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इंसानों की हत्याएं बंद होनी चाहिए, वैसे स्टेटमेंट ओआईसी ने दिया। सऊदी अरेबिया ने भी वैसा ही कुछ वार्निंग दी। टर्की ने हालांकि कहा कि हम नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और अगर आप सब इकट्ठे होते हैं तो हम नेतृत्व कर सकते हैं और इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि एक प्रोटेक्शन फोर्स, इस्लामिक प्रोटेक्शन फोर्स भी बननी चाहिए ओआईसी की, जो इस्लामिक जगत के कंट्रियों के ऊपर जो हमले होते हैं या जो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं उनको उनसे बचाए जाने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है, एक संयुक्त फोर्स की आवश्यकता है। हम सब प्रोटेक्शन फोर्स बनाएंगे, चाहे वो यूएनओ के नेतृत्व में बने या फिर खासतौर से तो उन्होंने यही कहा कि यूएनओ के नेतृत्व में बने और मैं उसमें इनिशिएट करने को तैयार हूँ, मैं उसमें उसका कमांड करने को तैयार हूँ। हालांकि आर्दोजन इस समय उनके खिलाफ, आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, क्योंकि आर्दोजन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश कर लें दोबारा 1914 की सिचुएशन से पहले, यानी कि अब लगभग 100 वर्ष बाद वो अपनी सिचुएशन को पुनः पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो विश्व में इस्लामिक जगत का नेतृत्व करें। आर्दोजन की इन हरकतों का सऊदी अरेबिया लगातार विरोध कर रहा है और विश्व के जो दूसरे किंगडम्स खड़े हो चुके हैं अरब जगत के, वो लगातार इस कार्रवाई में उनका साथ, टर्की का साथ देने को तैयार नहीं होते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर जब ये अरब जगत का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो क्या रोल है जॉर्डन का इस समय, क्या रोल है इजिप्ट का इस समय और क्या रोल है सीरिया का और बाकी के ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, खासतौर से मैं बड़ी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, टर्की और यूएई, ये बड़े नाम हैं मुस्लिम जगत के और सारे संसार के मुस्लिम कंट्रियों की नज़र इनकी तरफ ही रहती है, इन 7 देशों की तरफ, कि आखिर ये 6-7 देश किस तरफ इशारा करते हैं और किस तरफ उनको जाना है और कैसे करना है। हालांकि जैसे मैं बार बार कह चुका हूं कि मुस्लिम जगत को ये स्वयं नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो या किसी भी देश का मुसलमान हो, उसको स्वयं नहीं मालूम कि क्या करना। हाँ, उसका एक एजेंडा क्लियर है कि मानवता को समाप्त करना है, मानवता को समाप्त करते हुए रूल लाना है, इस्लाम का शासन स्थापित करना है। वो इस्लाम क्या है उसकी परिभाषा जाने न जाने, वो इस्लामिक जगत की परिभाषा जाने न जाने, वो मुसलमान है कि नहीं है ये वो खुद भी नहीं जानता, मुस्लिम जगत की परिभाषाएं क्या हैं और मुसलमानों की कैटेगरी क्या है ये मुसलमान संसार का मोस्टली 95% नहीं जानता। फिर भी उसको एक स्वप्न जरूर है कि इस्लामिक शासन स्थापित हो, चाहे उसकी माँ बहन के साथ कुछ गलत क्यों ना हो जाए, वो बिल्कुल बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन इस्लामिक शासन
आ जाए, बस इतनी उसकी ख्वाहिश है। मृत्यु के बाद भी उसकी ये ख्वाहिश है, जो मुझे नहीं लगता कि कभी पूरी हो सकती। कुछ राइटर्स ने इस्लाम के विषय में और आखिरी पैगंबर के बाद की सिचुएशन के विषय में कि क्यों नहीं आखिर पैगंबर अब पुनः ज़मीन पर आते हैं और मोहम्मद क्यों मना कर गए कि अब पैगंबर नहीं आएंगे, इस पर भी कुछ स्कॉलर्स की टिप्पणियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं कि आखिर यूएनओ में क्या हुआ। यूएनओ में मोस्टली कंट्रियों ने ये जो हमास वर्सेस इजराइल चल रहा है इसके बीच में, या हमास ने जो विद्रोह कर रखा है इजराइल के अंदर, उसका क्रिटिसाइजेशन किया है और मोस्टली कंट्रियों ने कहा है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। हमास यानी कि मुस्लिम कट्टरपंथ, हमास यानी कि मुस्लिम चरमपंथ, हमास यानी कि मुस्लिम टेररिज्म। अब मुस्लिम आतंक से बचने के लिए अगर कोई सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करता है और इजराइल ऐसा करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसे करके सब ने कहा है कि इजराइल को अपनी सेल्फ डिफेंस का राइट है। हालांकि कानूनन भी संसार में सब कंट्रियों में कानून ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की हत्या तक कर सकता है। अब इजराइल के सामने चूंकि ये सिचुएशन आ गई है, हमास लगातार रॉकेट लॉन्चर चला रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इजराइल अगर अपनी सेल्फ डिफेंस में उनकी हत्याएं कर रहा है तो वो कानूनन जो आज का मॉडर्न लॉ है उसके अनुसार वो जायज है। खैर, हम आ जाते हैं ओआईसी पर। आखिर ऐसा क्या हुआ 1948 में कि छह देशों ने, जिसमें 3 बड़े देश थे, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, इन्होंने 1948 में इजराइल पर हमला कर दिया। मैं लगातार उस पर सीरीज चलाता आया हूं, लगातार बोलता आया हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें, चूंकि विषय बहुत बड़ा है, कई कंट्रियों का विषय है, इसलिए मुझे लगता है कि लगातार उसको लेते रहना चाहिए। तभी हम सबको, जो ख़ासतौर से अब जुडिशरी के इंटरव्यू में जाएंगे या जो लोग ख़ासतौर से सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जाएंगे, वो अब इजराइल अरब कन्फ्लिक्ट के बारे में उनके इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा। ऐसा शायद ही कोई कैंडिडेट होगा इन फ्यूचर 1 साल के अंदर जिससे इजराइल अरब कन्फ्लिक्ट के बारे में ना पूछा जाए और उसके अंदर की गहराई के बारे में ना पूछा जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर डिस्कशन होना चाहिए, देश को पता भी होना चाहिए कि आखिर कन्फ्यूज़न कहाँ है, आखिर डिस्प्यूट क्या है। इसलिए हम इस पर एक सीरीज़ लगातार चला रहे हैं। जैसे ही कुछ विषय अपने को लगता है कि ये विषय भी जाना चाहिए, वैसे ही वो विषय हम लेकर आते हैं। सवाल यहाँ पर आता है कि 1948 में इजराइल का निर्माण, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरे अरब जगत में लगभग, अरब आपको पता ही होगा कि ऑटोमन अंपायर 1915 में ऑटोमन अंपायर ख़त्म हो गई थी। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका परिणाम ये निकला था कि ऑटोमन अंपायर ख़त्म होकर छोटे छोटे देश बन गए थे और ब्रिटेन ने ऑटोमन अंपायर को समाप्त करके मोस्टली अरब जगत पर कब्जा कर लिया था। कहीं पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया तो कहीं ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, और ब्रिटेन लगभग 1946-47 तक बैठा। भारत में भी ब्रिटेन 1948 तक बैठा रहा, पाकिस्तान में 1956 तक लगभग बैठा रहा। तो ब्रिटेन पूरे संसार में 1945 में यूएनओ बना, यूएनओ के लगभग 10 वर्ष तक दूसरे देशों में वो बैठा रहा। भारत में भी 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक बैठा रहा। और ये तय हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इंपीरियलिज्म खत्म करना है, सभी देशों को अपने देशों में वापस आना है और जहां जहां कब्जा करके रखा उनको सबको स्वतंत्र करना है। इसीलिए उस समय 57 देश स्वतंत्र हुए थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया सब शामिल थे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल बहुत चरम पर था इसलिए हम स्वतंत्र हो गए थे, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बड़ा फैक्टर ये था कि पूरा विश्व उस समय स्वतंत्र हुआ था और उसी स्वतंत्रता में खाड़ी के देश भी स्वतंत्र हुए थे। ये 3 देश जिनकी हम चर्चा करते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजराइल हो या फिर सीरिया, ये सभी ब्रिटिश प्रभुत्व में थे और इनको स्वतंत्रता ब्रिटेन से मिली थी। इजराइल को अस्तित्व दिया था, एक नया कंट्री बनाया था। इस नए कंट्री में जो आज का गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम शामिल है, ये इजराइल की टेरिटरी बनी थी। लेकिन यहाँ पर अरब पॉपुलेशन थी। अरब पॉपुलेशन, केवल अरब पॉपुलेशन कहने से काम नहीं चलेगा। अरब पॉपुलेशन से तात्पर्य यहाँ पर शफी स्कूल के लोग थे, यानी कि शफी मुसलमान थे। और शफी मुसलमान आज भी फिलिस्तीन में, जो फिलिस्तीन की परिकल्पना है इजराइल के अंदर, फिलिस्तीन की परिकल्पना में आज भी 85% शफी मुसलमान हैं। और शफियों की जो मेन लैंड रही है वो ईरान के बाद
पहले शफ़ी ईरान में, इमाम शफ़ी ईरान में उन्होंने अपना फ़िलासफ़ी फैलाई, बाद में वो इजिप्ट में शिफ्ट हो गए थे। तो मेन जो उनकी फ़िलासफ़ी है वो लोअर इजिप्ट, जॉर्डन और कुछ हिस्से सीरिया के, यहाँ पर शफ़ी फ़िलासफ़ी प्रिवेल करती है। और 85% जैसे मैंने कहा कि चूंकि इजिप्ट से लगा हुआ पोर्शन है, लोअर इजिप्ट में 80% के लगभग शफ़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और उस शफ़ी का जो ये पोर्शन है इसमें भी शफ़ी पॉपुलेशन 85% के लगभग है। तो सीरिया, वो जॉर्डन और इजिप्ट को शफ़ीयत तो जाग गया, और शफ़ी पॉपुलेशन होने की वजह से उनको लगा कि ये पोर्शन इजराइल के पास क्यों जाना चाहिए, ये पोर्शन तो हमारे पास आना चाहिए। इसलिए इजिप्ट के नेतृत्व में जॉर्डन और सीरिया की तो खास बात ये रही है कि सीरिया हर युग में लुटा पिटा है, मोहम्मद से पहले भी, मोहम्मद के टाइम पर भी, मोहम्मद के बाद भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, नेपोलियन के टाइम पर या ब्रिटिश रेवोल्यूशन के टाइम पर, सब हर बार अगर सबसे बड़ा विक्टिम संसार में कोई बना तो वो सीरिया था। इसलिए सीरिया स्वतंत्र होते समय उसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, क्योंकि 4 एथनिक बड़े बड़े ग्रुप वहां पर डेवलप हो चुके थे। आज भी सीरिया, आप देख रहे होंगे कि संसार की जो सबसे बड़ी बैटलफील्ड कंटिन्यूएशन में चलती है वो आज भी सीरिया है। लेकिन सीरिया को भी चूंकि मुस्लिम शासन वहां बैठ गया था और वो शफी स्कूल को मानने वाला था, इसलिए उसको भी लगा कि उसको इजिप्ट का साथ देना चाहिए, और ये जो फिलिस्तीन, तथाकथित फिलिस्तीन क्षेत्र है जो इजराइल का इंटरनल मामला था, उस क्षेत्र को अरब में वापस आना चाहिए, इजराइल के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन 3 देशों के नेतृत्व में 1948 में इजराइल के ऊपर हमला हो गया। इजराइल तब नया नया राष्ट्र बना ही था, उससे पहले इजराइल के पास ABCD भी नहीं थी, नया राष्ट्र बना था, नए लोग थे। नतीजा निकला कि यरूशलेम के इधर का हिस्सा वो हार गए और वो हिस्सा चला गया इजिप्ट के कब्जे में। 1967 में फिर से उन लोगों का ख्वाब जगा और वो यहूदियों को समाप्त करने आगे बढ़े, तो उसको 6 डे वॉर कहते हैं, और इजराइल ने वो क्षेत्र दोबारा वापस ले लिया। यानी कि 1948 में जो जॉर्डन और इजिप्ट ने उनसे कब्जा कर लिया था, उसको 67 में उन्होंने पुनः वापस ले लिया। इसीलिए उस टेरिटरी को संसार के मुस्लिम कंट्री ऑक्युपाइड टेरिटरी कहते हैं। ये नहीं कहते कि वो ऑक्युपाइड बाई जॉर्डन और इजिप्ट था 1948 में, क्योंकि वो राष्ट्र बना था और ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया था। सबसे पहले संसार में रिकॉग्नाइज करने वालों में टर्की था, टर्की ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, फिर ईरान ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, और उस समय के 11 बड़े मुस्लिम कंट्रियों ने उसको रिकॉग्नाइज करके इजराइल का क्षेत्र माना था, और फिलिस्तीन को भी इजराइल का ही पार्ट माना था। लेकिन और वो इसलिए क्योंकि अब मुस्लिम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि आखिर टर्की ने फिलिस्तीन को इजराइल का हिस्सा क्यों स्वीकार कर लिया था, आखिर ईरान ने क्यों स्वीकार कर लिया था, या सऊदी अरेबिया ने बाद में क्यों रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को। मुसलमानों के संसार में 2 बड़े ग्रुप हम सब जानते हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि इराक जो शिया बाहुल्य है और ईरान जो इराक जो सुन्नी बाहुल्य है और ईरान जो शिया बाहुल्य है। तो ईरान चूंकि शिया बाहुल्य है, हालांकि रहा शफी, और शफियों को भी शिया टाइप का ही कहते हैं। हालांकि अगर आप मॉडर्न सुन्नियों को देखेंगे तो शफी लोगों का स्टाइल वो शियाओं से मिलता है, उनके गुणधर्म भी शियाओं से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शफी, इमाम शफी, उनका जो मेन क्षेत्र रहा वो ईरान रहा, उसके बाद ईरान में शियाओं का प्रभुत्व हो गया, तो शियाओं का जो प्रभुत्व ईरान में हुआ वो शफी स्टाइल में ही हुआ। और फिर वो इजिप्ट चले आए इमाम शफी। इजिप्ट जब चले आए तो इजिप्ट के, लोअर इजिप्ट के क्षेत्र में उन्होंने फतवे जारी करके और ये वो पुराने जो सिस्टम थे उनको भंग करना और नए सिस्टम को चालू करना और अपना साम्राज्य स्थापित करना, ये सब उन्होंने किया। इसलिए ईरान जो कि शिया क्षेत्र है, शियाओं को शफी से मिलता तो है लेकिन वो शफी नहीं है, यानी कि वो सुन्नी नहीं है, इसलिए उनका वहां से डिस्ट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। तो एक ग्रुप तो ये हो गया जो शिया और सुन्नी का दर्पण, तो शियाओं ने रिकॉग्नाइज कर दिया इजराइल को और फिलिस्तीन को उसका पार्ट मान लिया, जो आज का फिलिस्तीन तथाकथित लोग ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है इसमें कि सुन्नियों के 4 बड़े ग्रुप, उन 4 बड़े ग्रुपों में सबसे पहला और बड़ा ग्रुप जिसका ऑटोमन एम्पायर था, जिसकी वजह से सारे संसार में सुन्नियों का हनफी स्कूल प्रिवेल करता है, अबू हनीफा।
जो खुफा में जिन्होंने एक चहलीसा स्कूल बनाया था और कुरान को रीशेड्यूल अगर किसी ने किया था तो वो अबू हनीफा ने किया था। इसलिए उन अबू हनीफा को मानने वाले मुसलमान हनफी कहलाते हैं। और हनफियों का जो प्रभुत्व है वो ऑटोमन अंपायर है। इसलिए ऑटोमन अंपायर जो जिसका नेतृत्व टर्की करता था, ऑटोमन अंपायर में हनफियों का प्रभुत्व है। और शफी और हनफियों का 36 का आंकड़ा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हनफियों का शियाओं से 36 का आंकड़ा है। शफियों को हनफी मुसलमान ही नहीं मानता, जैसे सुन्नी या हनफी सुन्नी शियाओं को मुसलमान नहीं मानता, वैसे ही हनफी सुन्नी शफियों को मुसलमान नहीं मानता। तो शफी स्कूल के लोग हैं। तो 4 बड़े स्कूल सुन्नियों के हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्कूल अबू हनीफा का हनफी, फिर मालिकी, फिर हनबली और शफी। अब इसमें सबसे छोटा है हनबली। मालिकी स्कूल खूब बड़ा है। शफी स्कूल मैंने जिन कंट्रियों के अभी नाम बताए यहां पर शफी स्कूल है। हालांकि 12-13 कंट्रियों में शफी स्कूल के लोग पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा संसार का ग्रुप है वो हनफियों का है। हालांकि हनफियों के कई एक ग्रुप हैं। हनफियों में अबू हनीफा के 2 बड़े शिष्य थे, इमाम मोहम्मद और दूसरे यूसुफ, अबू यूसुफ। तो यूसुफ के फॉलोवर्स यूसुफानी कहे जाते हैं। और दूसरे इमाम मोहम्मद के जो हैं वो मोहम्मदी कहते हैं कि वो मोहम्मदी हैं। ऐसे करके सुन्नियों के भी 4 ग्रुप, और 4 में जब हम हनफी की बात करते हैं तो हनफियों के लगभग 150 ग्रुप, और फिर हम शफियों की बात करते हैं उनके कई ग्रुप, फिर मलकी कहते हैं कि मलकियों के कई ग्रुप, और फिर हम हनबली कहते हैं हनबलियों के कई ग्रुप। और शियाओं में 12 बड़े ग्रुप, 12 इमाम, 12 बड़े ग्रुप, और उन 12 के टुकड़े। ऐसे करके संसार में 950 प्रकार के लगभग मुसलमान पाए जाते हैं, और ये सब एक दूसरे से भिन्न है। तो आखिर जब ओआईसी की बैठक हुई तो टर्की ने यह तो कहा इस्लाम के नाम से, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहता है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन जिस समय फिलीपींस को, जो आज का फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को जब इजराइल को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो सबसे पहला रिकॉग्निशन अगर किसी ने किया था तो टर्की ने किया था। टर्की ने इस आधार पर किया क्योंकि टर्की में जो मुसलमान है वो मेनली हनफी है, और ये शफी हैं। शफियों को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसलिए शफियों को चूंकि रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए वो अगर उनके पास चला जाएगा तो इनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो शियाओं से मिलता जुलता है, और शिया तो जीने लायक नहीं है संसार में। क्योंकि शियाओं के जो पहले खलीफा हुए, जिनको अली कहा गया, अली प्रॉफिट मोहम्मद के ब्लड से रिलेशन में थे, प्रॉफिट मोहम्मद के चचेरे भाई थे, और प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के शौहर थे, फातिमा, यानी कि दामाद और भाई दोनों ही थे। तो अगर उनके वंशजों की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद की एक ही बेटी थी, बेटी के बच्चे जिनको आप हसन और हुसैन कहते हैं। और अगर हम अली की बात करें तो अली उनके चाचा के बेटे, चचेरे भाई हैं। तो इस तरह से दोनों ही मामलों में वो उनके ब्लड से रिलेटेड हैं। लेकिन सुन्नियों ने उनकी हत्याएं कर दी। अली की भी हत्या हुई, हसन की भी हत्या हुई, हुसैन की भी हत्या हुई। हसन हुसैन उनके नवादे कहे जाते हैं, और हसन हुसैन के नाम से ही ये जो मुहर्रम मनाई जाती है। तो आपने सुना होगा, वो कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए। हुसैन की शहादत के लिए वो मातम मनाते हैं शिया लोग। और शफी शियाओं से मिलता जुलता ग्रुप है, इसलिए शफियों को भी क्यों रिकॉग्नाइज करे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी क्या हुआ, ओआईसी की बैठक में मोस्टली कंट्रियों ने भाषण तो दिया, लेकिन कोई ग्रुपिंग करने को तैयार नहीं है। केवल अगर कोई ग्रुपिंग कर सकता है तो वो जॉर्डन और इजिप्ट कर सकता है। सीरिया वैसे ही परेशान है, उस समय सीरिया ने साथ दिया होगा। और जॉर्डन इसलिए क्योंकि वहां शफी रहते हैं, और इजिप्ट इसलिए क्योंकि इजिप्ट ही शफियों का मेन स्थान है। तो इसलिए ईरान ने कहा तो कि वायलेंस रुकना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं 1967 के युद्ध के बाद भी ईरान लगातार इजराइल से संबंध रखता रहा, और जितनी ऑयल ज़रूरतें इजराइल की थीं वो सब ईरान से पूरी हुई।
यूएई का ओआईसी के बैठक के बाद स्टेटमेंट आया और उन्होंने हमास को आगाह किया। उन्होंने कहा फिलिस्तीन के ऑटोनोमस क्षेत्र में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है सिविलियंस के लिए और वहां पर जो आपकी मदद कर रहे हैं वो हम सब वापस ले सकते हैं अगर तुम सुधरे नहीं तो आप सोच सकते हैं कि इस समय ओआईसी जहां एक्सपेक्ट मुस्लिम जगत संसार का कर रहा था कि ओआईसी कुछ निर्णय लेगा, ओआईसी से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो कोई डिसीजन लेगा इस्लाम के नाम से, लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में ही 900 प्रकार के फिरके हैं और शफी तो बिल्कुल अलग प्रकार के फिरका है। इसलिए शफियों की मदद क्यों करें सुन्नी और क्यों करें हनफी। अच्छा, भारत की जहां तक बात आती है तो भारत में शफी कुछ केरला में पाए जाते हैं और कुछ हैदराबाद के दक्कन के हैदराबाद और उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी देश में सब सुन्नियों के हनफी ग्रुप पाए जाते हैं और हनफियों में भी वो प्योर हनफी नहीं है, उनमें भी यूसुफानी संख्या ज़्यादा है और इमाम मोहम्मद के जो हैं वो मोहम्मदी ज़्यादा हैं। हम अहमदियाओं की बात भी करेंगे आगे भविष्य में, क्योंकि सीरिया में भी कुछ अहमदिया हैं, उधर भी कुछ अहमदिया है। वो भारत का प्योर ग्रुप है अहमदियाओं का, वो उसका एक्सक्लूसिव राइट कॉपीराइट अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है। हालांकि मैं ओआईसी की जो बैठक हुई उसमें भारत सरकार ने जो हमास को कहा कि भाई इजराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है और हमास की ये जो गतिविधियां हैं इसको डिस्केलेट करना पड़ेगा, दोनों को बराबरी करना पड़ेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली अपने 4-5 मिनट के स्टेटमेंट में। और इसके अतिरिक्त वर्ल्ड का कोई भी कंट्री, बड़े कंट्री सब इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पराकाष्ठा है। 1948 में जब फिलिस्तीन इजराइल का पार्ट बन गया था तो इन देशों ने उस पर शफियों के नाम से हमला क्यों किया। इसीलिए उस समय भी, जिस समय 1948 हुआ था, उस समय ना ईरान उनके साथ खड़ा था, ना इराक उनके साथ खड़ा था और ना ही उस समय सऊदी अरेबिया और टर्की उनके साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि ये या तो शियाओं का ग्रुप है या फिर सुन्नियों में हनफियों का ग्रुप है और हनफी शासन संसार में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कहीं सुन्नियों में पाया जाता है तो 70% के लगभग हनफी पाए जाते हैं जो वर्ल्ड भर में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शफियों का साथ वो क्यों दें। केवल ओआईसी चूंकि संगठन है वहाँ भाषणबाजी हो गई, लेकिन वो इकट्ठे होकर इजराइल के खिलाफ ना हमला कर सकते हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं और उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आपस में ही इतना द्वेष है कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। इसलिए इजराइल अगर ये फैसला करता है कि हम पूरा ग्रुप साफ कर देंगे शफियों का, तो मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई भी कंट्री शफियों के 2 कंट्री छोड़कर, इजिप्ट और जॉर्डन को छोड़कर, शफियों के फेवर में खुलकर युद्ध करने को तैयार होगा। ऐसा लगता नहीं है अगर इजराइल फैसला कर रहा है कि हम वो पूरा क्षेत्र एथनिक क्लिंचिंग कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।